तो दोस्तों आज Amazon की वेब सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको .com क्रैश के बारे में बताया था। मैंने बताया था कैसे Amazon ने eBay के थ्रेट को ओवरकम किया था, और तीसरा मैंने आपको बताया था Amazon प्राइम के बारे में जो कंपनी को बैंकरप्ट भी कर सकता था और कंपनी को ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता था। तो अगर आपको वो वीडियो देखा है तो मैंने उसका लिंक यहाँ पे छोड़ दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे Amazon ने एक एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे ऐसा एक बिजनेस क्रिएट कर दिया जिसने उस टाइम की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी बीट कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल तक भी खबर नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हो चुका था। दोस्तों मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताया था कि Amazon बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता था अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब भी उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी अपनी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी डिलीवरी स्पीड्स बढ़ाने के लिए, वो कुछ ना कुछ इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए Amazon जैसी कंपनी को फिजिकल रिसोर्सेज की तो जरूरत श्योरली होती है, पर टेक्निकल रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा होती है। Amazon में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे जिसका सिर्फ एक काम था, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए फिजिकल रिसोर्सेज तो लगते थे जो उनको इजीली मिल जाते थे, पर जो टेक्निकल रिसोर्सेज थे ना, उसको मिलने के लिए उनको बहुत टाइम लगता था। और जब तक ये टेक्निकल रिसोर्सेज मिलते थे बहुत समय बीत जाता था और वो प्रोजेक्ट करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता था। इसका रीजन ये था कि Amazon की जो टेक्निकल टीम थी बहुत ही छोटी थी और वो सिर्फ सियाटल में बेस्ड थी। तो जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑल ओवर द कंट्री में थे, यहाँ पे उनकी टेक्निकल टीम खाली सियाटल में बेस्ड थी और उनका मोस्टली समय रूटीन काम में ही जाता था। और इसलिए जब उनके पास ये टेक्निकल रिसोर्सेज का नया रिक्वेस्ट आता था, उसको उसे प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम जाता था। टाइम लगेगा। और दोस्तों इंटरनली ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था Amazon के प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, क्योंकि वो सब मेहनत करते थे प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा डिजाइन करने के लिए, पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती थी उनको रिसोर्सेज ही नहीं मिलते थे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जेफ को बोला, यार आपकी इंटरनल टीम बहुत स्लो है, और हम लोग ये प्रॉब्लम लेके कंसल्टेंट्स के पास भी गए, पर उनके पास भी ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जेफ बेजोस ने एक स्मार्ट मूव किया। वो उस टाइम पे एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्रिएशन बाय स्टीव ग्रैंड। उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल लिखा था कि जब भी आपको कोई चीज बिल्ड करनी है ना, उसको एक स्मॉलेस्ट चीज पे ब्रेक डाउन करो, और वो स्मॉलेस्ट चीज आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स या आपके जो एक्सपेरिमेंटर्स है उसको दे दो, और देखो कि वो एक्सपेरिमेंटर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या मैजिक करते हैं। ये स्मॉलेस्ट चीज को प्रिमिटिव्स या तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। नहीं समझे? हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे आप एक बच्चे को एक लेगो दे देते हो, अब वो लेगो से वो एक एयरपोर्ट बिल्ड कर सकता है, एक शिप बिल्ड कर सकता है, एक बिल्डिंग बना सकता है, या उसको जो चाहिए वो बना सकता है। पर आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ एक लेगो देना है। तो जेफ बेजोस ने अपने हर प्रोजेक्ट मैनेजर से एक लिस्ट मांगा और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो किसी ने बोला कि मुझे स्टोरेज की जरूरत है, किसी ने बोला मुझे बैंडविड्थ की बहुत जरूरत है, किसी ने बोला मुझे कि पेमेंट एप्लीकेशन बिल्ड करना है, और किसी ने बोला मुझे बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर मतलब प्रोसेसिंग की जरूरत है। जेफ बेजोस ने ये प्रोजेक्ट के लिए एक नई इंटरनल टीम हायर की और उन्हें सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर चाहते हैं उसके सिर्फ आप एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाइए, जैसे स्टोरेज, कंप्यूटेशनल पावर, मैसेजिंग, पेमेंट्स, ये सबकी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाइए, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे के ऐसे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को दे दीजिए। तो यहाँ पर इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो थे बच्चे जो मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल पे थे, और ये जो प्रिमिटिव ब्लॉक्स थे या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ये लेगोस थे। तो इस चीज से एक सिंपल चीज होती, जिसको जो चाहिए वो उसको बिल्ड कर सकता था। जैसे जिसको फुलफिलमेंट सेंटर बिल्ड करना होता, उसको 5 कंप्यूटेशनल पावर के ब्लॉक्स चाहिए होते, 2 स्टोरेज के ब्लॉक्स चाहिए होते, तो वो लेके ये फुलफिलमेंट सेंटर बिल्ड कर सकता था। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे उनके एक्सपेरिमेंट्स कभी स्लो डाउन नहीं होते, और उनको जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट बिल्ड करना था उनके लिए बहुत आसान था ये प्रोजेक्ट अभी बिल्ड करना। दोस्तों ये जो Amazon का इंटरनल एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ, और Amazon सक्सेसफुल था ये लेगो या तो प्रिमिटिव्स क्रिएट करने में। तो ये जो प्रिमिटिव्स या लेगो ब्लॉक्स थे उसको इंटरनली वेब सर्विसेज का नाम दिया, और यहाँ पे जन्म हुआ Amazon वेब सर्विसेज का। तो आप सोच रहे होगे कि यश तूने तो बोला था कि ये कोई नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये तो कोई एक्सपेरिमेंट है जो सक्सेसफुल हो गया। तो यार बता रहा हूँ नए बिजनेस के बारे में, थोड़ा तो सब्र करो, इतनी घाई मत करो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ ना, तो जेफ बेजोस ने ये सोचा कि ये जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हमारी कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद वर्ल्ड वाइड सब लोग फेस करेंगे। और अगर बड़े से बड़े कंसल्टेंट जैसे मैकेंजी हो गया वो लोग भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं,
तो शायद ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम निकाल पाए तो ये एक नया बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो उन्होंने ये नए बिजनेस का आइडिया अपने बोर्ड को प्रेजेंट किया और ये बोला कि बॉस ये जो प्रॉब्लम है ये हमने सॉल्व कर दी है और ये प्रॉब्लम लाखों कंपनी की है, तो अगर हमें इसको कमर्शियलाइज करें या ये सर्विस को अगर बाहर जाके बेचे तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। पर Amazon के बोर्ड ने ये बिजनेस को एक थम्स डाउन दिया। अभी नेचुरल है, आप सोचो कि एक ई कॉमर्स कंपनी एक ऐसे अनरिलेटेड बिजनेस जो टेक्निकल है और उनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है बिजनेस चलाने का, उस बिजनेस को बोर्ड कैसे अप्रूवल दे सकती है। तो दोस्तों ये बोर्ड को कन्विंस करने के लिए जेफ ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि समझो हम एक स्कूल है और हम एक प्लेग्राउंड बनाते हैं अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो हमारे बच्चे वो प्लेग्राउंड में कितने घंटे खेलेंगे, शायद 5 घंटे 6 घंटे, पर बाकी के जो भी घंटे वो प्लेग्राउंड खाली रहेगा। तो सुबह के टाइम पे जब कोई रिसर्च नहीं होती है उस टाइम पे हम लोग कोई फुटबॉल टीम्स को दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या क्रिकेट टीम्स को दे सकते हैं और उससे रेंट कमा सकते हैं। तो ये जो Amazon वेब सर्विसेज का बिजनेस है बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये बिजनेस के लिए जेफ और बोर्ड के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई और फाइनली जेफ ने बोर्ड को कन्विंस कर लिया कि हमें ये अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर करना चाहिए और आगे जाके ये बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा Amazon के लिए। और फाइनली Amazon वेब सर्विसेज का जन्म हुआ 2006 में और उसको पब्लिक के लिए ओपन किया और ये इंस्टेंट सुपर हिट हो गया क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस कर रहे थे और वो लोग रुके हुए थे कि कोई कंपनी आए और इसका सोल्यूशन बना के दे। और ये जो क्लाउड या वेब सर्विसेज का बिजनेस था वो उस टाइम के टेक जायंट्स को समझ नहीं आया और उन्हें नहीं लगा कि ये बिजनेस बड़ा हो सकता है। पर जब उनको अपनी गलती रियलाइज हुई तो गूगल ने अपना क्लाउड बिजनेस 2008 में लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्लाउड बिजनेस 2010 में लॉन्च किया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज की तारीख में Amazon वेब सर्विसेज इतना बड़ा हो गया है कि उसने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को बीट कर दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग में Amazon नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 है और गूगल नंबर 3 है। 2020 में Amazon वेब सर्विसेज का टर्नओवर था $46 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का टर्नओवर था सिर्फ $17 बिलियन और गूगल क्लाउड उससे भी कम $13 बिलियन। एक शॉकिंग एग्जांपल दो Amazon वेब सर्विसेज के साइज का। नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी और बहुत बड़ा ब्रांड है, पर 2020 में उसका टर्नओवर कितना था पता है? सिर्फ $36 बिलियन और इसके कंपैरिजन में Amazon वेब सर्विसेज का टर्नओवर $46 बिलियन। मतलब इतनी बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी से ज्यादा टर्नओवर ये Amazon वेब सर्विसेज का एक अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है। तो ये जो जेफ बेजोस का एक्सपेरिमेंट था Amazon वेब सर्विसेज की, ये आज की तारीख में बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है और ये कंपनी को सपोर्ट करता है उस टाइम पे जिस टाइम पे कंपनी के पास रूटीन बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा होता है। तो ये बिजनेस तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं केलॉग्स हूँ और मुझे अब मेरे सीरियल्स पैक करने के लिए बॉक्सेस की जरूरत होती है, पर बॉक्सेस कोई ढंग से बना नहीं पा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो मैं अपने एक नया बॉक्सेस का यूनिट डाल देता हूँ और वो बॉक्सेस का यूनिट इतना बड़ा हो जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे Amazon ने एक नए बिजनेस को एंटर किया यूएस के बाहर और कैसे वो बिजनेस फेल हुआ और उन्होंने एक कंपनी को वो बिजनेस को बेचा और किस्मत ऐसी बदली कि वो कंपनी को उन्होंने कुछ सालों बाद अक्वायर कर लिया। नहीं, मैं नहीं मानता। Amazon का जो सबसे ज्यादा सेलिंग बिजनेस था वो था बुक्स और सेकंड पे आता था उनका डीवीडीज का बिजनेस। तो वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड चेंज हो रहा था। पहले लोग प्रेफर करते थे डीवीडीज खरीदना, पर अभी लोग डीवीडीज रेंट करना प्रेफर कर रहे थे। ये सेम आज इंडिया में हो रहा है। पहले लोग शेरवानीज या शादी के कपड़े खरीदना पसंद करते थे, पर अभी लोग रेंट करना प्रेफर कर रहे हैं। तो Amazon ने भी ये सोचा कि हाँ यार लॉजिकल है, मतलब डीवीडीज खरीदने से बेटर रेंटल है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपना रेंटल का बिजनेस शुरू करते हैं। पर जब उन्होंने डीवीडी रेंटल के बिजनेस को स्टडी किया उन्होंने देखा कि नेटफ्लिक्स जो 1997 में लॉन्च हुआ था, हाँ दोस्तों नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल बिजनेस के साथ शुरुआत की थी, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे जेफ भैया ने ईबे को अक्वायर करने की कोशिश की थी, उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ भी सेम ऐसा ही किया और उसे एक एक्विजिशन का ऑफर दिया। पर नेटफ्लिक्स के सीईओ ने भी ईबे के सीईओ की तरह बोला उसको चल निकल और हम लोग आगे जाके इतने बड़े होंगे कि तुझे खरीद लेंगे। तो जेफ ने ये सोचा कि यूएस में हम डीवीडी रेंटल का बिजनेस लॉन्च नहीं करते, यूके और जर्मनी में लॉन्च करते जहाँ पे नेटफ्लिक्स का प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पे Amazon का ये बिजनेस बहुत ही अनसक्सेसफुल हुआ। इसका रीजन था दोस्तों लोकल कंपटीशन। वहां पे नेटफ्लिक्स तो नहीं था, पर उसके जैसे लोकल कॉम्पिटिटर्स बहुत थे और उन्होंने Amazon को वो बिजनेस में जरा भी टिकने नहीं दिया। ये सब दोगलापन है, ये सब दोगलापन है। और ये बिल्कुल सेम हुआ था उबर के साथ चाइना में, जहाँ पे लोकल कॉम्पिटिटर्स ने उसको टिकने नहीं दिया और फाइनली लोकल कॉम्पिटिटर जो कि था दीदी, उसने उबर के चाइना बिजनेस को खरीद लिया।
तो बिल्कुल उबर की तरह ही Amazon को अपना ये जो डीवीडी रेंटल का बिजनेस था जो उन्होंने लॉन्च किया था यूके और जर्मनी, उसको उनको लव फिल्म्स को, जो कि उनका एक कॉम्पिटिटर, लोकल कॉम्पिटिटर था, उसको बेचना पड़ा। और ये डील हुई 2008 में और Amazon को ये डील के बदले 32% स्टेक्स मिले लव फिल्म्स में। साइड बाय साइड Amazon यूएस में शोज और मूवीज डाउनलोडिंग का बिजनेस बिल्ड करा था जिसका नाम था Amazon अनबॉक्स। पर ये बिजनेस Amazon के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि इस सर्विस को यूज करने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। पर आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस सुन के हैरान हो जाओगे। आप ये मूवीज डाउनलोड कर सकते थे और सिर्फ Amazon अनबॉक्स वीडियो प्लेयर पे ही देख सकते थे, जो सिर्फ विंडो सपोर्टेड था। सेकेंड, आप डाउनलोडेड वीडियो बर्न तो कर सकते थे डीवीडी में, पर वो डीवीडी सिर्फ उस कंप्यूटर पे ही चलेगी। और मूवी या टीवी शो डाउनलोड करने के बाद आपको उसको 30 डेज में देखना होता, और एक बार आप मूवी शुरू करोगे तो आपको उसको 24 घंटे में ही खत्म करनी थी। ऑब्वियसली ऐसे रिस्ट्रिक्शन लोगों को पसंद नहीं है और ये बिजनेस को लोगों ने एक मुक्का मारा, और ये जो डाउनलोडिंग या मूवी डाउनलोडिंग का बिजनेस था Amazon का, वो एक बहुत बड़ा फेलियर निकला। पर Amazon ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि नहीं, क्यों नहीं हम अपने सर्विस को इम्प्रूव करें, और Amazon ने एक नया ट्रेंड नोटिस किया। उन्होंने देखा कि लोग अभी डाउनलोड नहीं करना चाहते, लोग मूवीज को ऑनलाइन स्ट्रीम करना चाहते हैं, मतलब ऑन डिमांड उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं। इसका टेक्निकल टर्म वीडियो ऑन डिमांड था, और आज जो नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम वीडियो है, इसको वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज ही कहा जाता है। तो यूएस में जो Amazon वीडियो ऑन डिमांड की जो सर्विस थी, वो धीरे धीरे मार्केट कैप्चर कर रहा था, और नेटफ्लिक्स के साथ उसका एक टफ कॉम्पिटिशन हो रहा था, पर उसको दूसरे कॉम्पिटिटर जैसे एप्पल और हुलू भी वहां पे बीट कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे ये वीडियो ऑन डिमांड पे मूव हो रहा था। और अगर आपको याद होगा, Amazon ने एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर लव फिल्म्स को बेचा था, वो भी धीरे धीरे वीडियो ऑन डिमांड पे मूव करने की ट्राई कर रहा था। पर इसके लिए उसको कैपिटल की बहुत जरूरत थी, और उसने ये कैपिटल रेज करना चाहा, पहले आईपीओ करना चाहा, या गूगल या सिल्वर लेक पार्टनर्स को बेचना चाहा, पर ये डील जरा भी सक्सेसफुल नहीं हुए। पर 2008 और 2011 के बीच में Amazon बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया था, और 2011 में लव फिल्म स्ट्रगल कर रहा था पैसे रेज करने के लिए या तो खुद को सेल करने के लिए, क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए था ये वीडियो ऑन डिमांड बिजनेस को एंटर करने के लिए। तो Amazon ने इसमें यूरोप के बिजनेस को एंटर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी, और 2011 में उसने लव फिल्म्स को $300 मिलियन में खरीद लिया। मतलब सोचो कैसी किस्मत बदली है। 2008 में पहले वो खुद का बिजनेस लव फिल्म्स को बेचते हैं, 2008 से 11 वो स्ट्रांग होते हैं, और 2011 में लव फिल्म्स फाइनेंशियली वीक होता है, और 2011 में Amazon लव फिल्म्स को पूरी की पूरी तरह खरीद लेता है। तो 2011 में लव फिल्म्स को अक्वायर करने के बाद उनको एक यूरोप में अच्छी एंट्री मिल गई, और यहाँ पे Amazon ने Amazon वीडियो ऑन डिमांड को रीब्रांड करके Amazon इंस्टेंट वीडियो कर दिया। और इस सर्विस के लिए अलग से चार्ज करने के बदले Amazon ने उसको प्राइम मेंबरशिप्स के साथ फ्री ऑफर करना शुरू किया। आज ये Amazon इंस्टेंट वीडियो की सर्विस को आप Amazon प्राइम वीडियो के नाम से जानते हो, और ओरिजिनल कंटेंट पे ये वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है नेटफ्लिक्स के बाद। पर Amazon प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स से ज्यादा पीछे नहीं है। Amazon प्राइम वीडियो के 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और नेटफ्लिक्स के सिर्फ 21 मिलियन ज्यादा, मतलब 221 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, Amazon प्राइम वीडियो का जो ब्रेन है, जो उसके वीडियोस प्रोसेस करता है, वो कौन है पता है? Amazon वेब सर्विसेज। और आप हैरान हो जाओगे कि नेटफ्लिक्स भी Amazon वेब सर्विसेज पे ही होस्टेड है। आप सोच रहे होगे कि Amazon प्राइम वीडियो और वेब सर्विसेज का क्या कनेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक मूवी अपलोड करते हो, वो शायद 100 GB या 150 GB की होती है, पर जब आप उसको स्ट्रीम करते हो, आप 100 GB डेटा स्ट्रीम नहीं करते हो, तो वो पीछे बैक एंड पे प्रोसेस होता है, कंप्रेस होता है, ताकि आपको साउंड या पिक्चर क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद आप उसको स्ट्रीम कर सकते हो एकदम ईजिली। और ये सब का दिमाग का काम कौन करता है? Amazon वेब सर्विसेज। तो ये जो अनरिलेटेड बिजनेस है जिसने Amazon में एंटर किया था 2006 में, ये उसको आज प्राइम वीडियो में बहुत हेल्प कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे Amazon ने एक अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर किया, और कैसे उसने वर्ल्ड के टॉप टेक जायंट्स को बीट किया, और कैसे उसने एक बिजनेस में फेलियर हासिल किया, पर वो फेलियर से वो डरे नहीं, उस बिजनेस को कंटिन्यू किया, उसके कॉम्पिटिटर को अक्वायर किया, और आज वो बिजनेस में नंबर 2 है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे Amazon ने एक ऐसी सर्विस लॉन्च की अपने मर्चेंट्स के लिए जिसने उसका सेल्स रातों रात बढ़ा दिया, कैसे उसने एक ऐसी इंटरनल टीम बनाई जिसने उसके खुद के बिजनेस को ही डिसरप्ट कर दिया, और कैसे एप्पल बहुत क्लोज आ गया था उसके ई बुक्स के बिजनेस को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।